नमस्कार साथियों, मूंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना संविधान संशोधन से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यह संविधान संशोधन है, किस उद्देश्य से किया गया है तथा इस संविधान संशोधन का हमारे संविधान के किन किन अनुच्छेदों पर प्रभाव पड़ेगा तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि संविधान में संशोधन करने से पहले विधेयक लाया जाता है और जो विधेयक लाके और संसद द्वारा उसको पारित किया जाता है तथा जो अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए जो विधेयक पारित होता है उसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो जो विधेयक लाया गया था उसका क्रम तो था 126वां, जबकि जो संविधान है उसमें जो संशोधन हुआ है वो कौन सा है, 104वां। तो इस दोनों चीज में अपने को पहले डिफरेंस कर लेना है कि जो संविधान में संशोधन किया गया है वो तो 104वां है। इस संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया, जो बिल लाया गया, वो कौन सा है, 126वां संविधान संशोधन है। इससे पहले कुछ बिल आए जिनको पारित नहीं होने के कारण इसका विधेयक का क्रम तो बढ़ता गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं उनका क्रम है वो 104वां है और संविधान संशोधन जो विधेयक है उसका क्रम है 126वां है। तो अपन देखते हैं 104वां संविधान संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया था उसका क्रम था 126वां संविधान संशोधन। दूसरा है जो ये अमेंडमेंट किया गया ये किस विषय से संबंधित है, तो इसका विषय है रिजर्वेशन, आरक्षण। रिजर्वेशन यानी जो 104वां संविधान संशोधन है वो आरक्षण से संबंधित है, रिजर्वेशन से संबंधित है। ये कौन सा रिजर्वेशन है, ये राजनीतिक रिजर्वेशन। राजनीतिक आरक्षण हमारे संविधान में 3 प्रकार के आरक्षण दिए गए। एक आरक्षण है विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित है, दूसरा आरक्षण है सरकारी नौकरियों से संबंधित है, तीसरा आरक्षण है राजनीतिक जो सीटें हैं, जो विधानसभा और लोकसभा में जो सीटें हैं उनमें जो आरक्षण दिया गया उसके आधार पर 3 प्रकार से रिजर्वेशन दिया गया है। एक पहला जो रिजर्वेशन है वो है विद्यालयों में व महाविद्यालयों में प्रवेश अर्थात शिक्षण संस्थाओं में। जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें जो प्रवेश में जो आरक्षण दिया गया वो है। दूसरा आरक्षण है सरकारी नौकरी, सरकारी नियोजन और तीसरा है राजनीतिक सीटों में। यानी हमारे संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के रिजर्वेशन की बात की गई है। पहला रिजर्वेशन था कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश से संबंधित सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाती हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, जिस वर्ग को उत्थान करना है, जो वास्तव में उस वास्तविक स्थिति से कमजोर है उसको अब करना है, उत्थान करना है, उसके लिए जो सीटें आरक्षण रखी गई है। दूसरी है सरकारी नियोजन में, यानी सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया उसमें सीटें वो आरक्षित की गई है और राजनीतिक सीटों का भी आरक्षण किया गया है। इन 2 का जो अनुच्छेद है विद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान किया गया है। सरकारी नियोजन के लिए अनुच्छेद 16(4) में उल्लेख किया गया है और जो राजनीतिक सीटों का जो आरक्षण है ये अनुच्छेद 334 है।
तो आज जो अपन 104वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे, उसमें हम किस अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे? अनुच्छेद 334। यानी इससे कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ है? 334। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अपन ने 3 प्रकार के आरक्षण देखे थे। शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया वो अनुच्छेद 15(4) में वर्णित है। सरकारी नियोजन में जो आरक्षण दिया गया वो अनुच्छेद 16(4) में वर्णित किया गया है, तथा जो राजनीतिक सीटों का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 334 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। और 334 में बदलाव किया जाएगा तो कौन कौन से अनुच्छेद प्रभावित होंगे उनके बारे में अभी अपन जानेंगे। तो ये था अपना एक, इससे पहले और अमेंडमेंट किया गया था 103वां जो संशोधन था वो था EWS, इकोनॉमिकल वीकर्स सेक्शन। 103वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो EWS आरक्षण बोलते हैं, जिसको अपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है वो था हमारा 103वां संविधान संशोधन। इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो 103वां जो संविधान संशोधन करके और विशेष पिछड़े जो है, विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनको जो 10% आरक्षण दिया गया EWS के तहत, वो आरक्षण दिया गया है अपने अनुच्छेद 15(6) में। और इधर नौकरी के लिए किस में दिया गया है? 16(6) में दिया गया। उसमें केवल 2 ही क्षेत्रों में दिया गया, EWS में आरक्षण दिया गया है वो 2 ही क्षेत्रों में दिया गया। एक तो दिया गया शिक्षण संस्थाओं में, जहां पे 15(6) में इसका उल्लेख किया गया है, और सरकारी नियोजन के लिए 16(6) में इसका उल्लेख किया गया है। EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इसके लिए हमारे संविधान में कौन सा संशोधन करके बदलाव किया गया था? वो था 103वां संविधान संशोधन। इससे पहले अपन 102 के संविधान की बात करेंगे। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये था OBC आयोग से, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले अपन बात करें 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन GST से था, गुड सर्विस टैक्स। यानी पूरे भारत के लिए एक टैक्स, एक कर स्लैब निर्धारित करने के लिए जो संविधान में प्रावधानों में जो संशोधन किया गया था वो था 101वां संविधान संशोधन, जिसमें GST को किया गया था। और इससे पहले अपन 100वां संविधान संशोधन की बात करें। 100वां संविधान संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि के आदान प्रदान से संबंधित है। तो इस प्रकार इस 100वां जो संविधान संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि का आदान प्रदान किया गया था उससे संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन है वो GST से संबंधित था। 102वां संविधान OBC आयोग है, अन्य पिछड़ा आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां जो संविधान संशोधन है EWS, इकोनॉमिकल वीकर्स सेक्शन, उसके लिए। और आज अपन बात करेंगे 104वां संविधान संशोधन के बारे में, जिसमें आरक्षण से संबंधित है। और आरक्षण कौन सा आरक्षण? राजनीतिक सीटों में आरक्षण। और कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होगा? 334वां संविधान, 334वां अनुच्छेद प्रभावित होगा। तो अपन आप देखते हैं कि जो राजनीतिक आरक्षण है वो किस किस सदन में दिया गया है। हमारे संविधान में जो विधानसभा है और लोकसभा, उन दो में ही SC और ST को आरक्षण दिया गया है। इनके अलावा राज्यसभा है, विधान परिषद है, उनमें SC ST को आरक्षण नहीं दिया गया है। तो जो 2 सदन है अपने, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा,
इनमें सीटों का क्या है, आरक्षण है। और ये आरक्षण कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, SC, ST और एंग्लो इंडियन समुदाय। यानी जो आरक्षण है सीटों का वो 3 भागों में बांटा गया है, SC, ST और एंग्लो इंडियन। तो अपन बात करें, एक तो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा, इन दो में ही सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में कोई किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है सीटों में। ऐसे ही अपन विधान परिषद की बात करें, उसमें भी आरक्षण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं जो SC और ST है, इसके लिए लोकसभा में जो सीटें रिजर्व रखी गई है उनकी संख्या है 84 है, ST के लिए 47 है और एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें हैं। ये रिजर्व सीटें हैं। अब जो 104वां संविधान संशोधन लाया गया, तो इसमें जो प्रावधान किए गए वो कौन सा प्रभाव प्रभावित हुआ है, एंग्लो भारतीय समुदाय प्रभावित हुआ है। सर्वप्रथम जब अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब ये आरक्षण था, ये 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। तो इसकी समय सीमा हो गई 25 जनवरी 1960। यानी जब संविधान लागू किया गया उस समय जो आरक्षण था वो केवल 10 वर्षों के लिए था कि 10 वर्षों तक आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में जो पिछड़े वर्ग हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पहुंच हो जाएगी और आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी। धीरे धीरे 10 वर्ष जैसे बीते, फिर वापस इसकी जरूरत हुई, ऐसे बढ़ाते गए और अभी जो 70 वर्ष 26 जनवरी 2020 को हो गए, तब तक इसको समाप्त नहीं किया गया। अभी भी महसूस किया गया कि जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनको आज भी आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन इसमें एक नया बदलाव ये किया गया कि जो SC ST है उनका जो आरक्षण है वो तो आगे भी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जो एंग्लो इंडियन समुदाय था उसका आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया। ऐसे अपन देखें, राज्यों की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे अपन राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। तो राजस्थान में SC की सीटें हैं 34, ST की सीटें हैं 25 और एंग्लो इंडियन के लिए राज्यपाल को लगता है कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक सीट के लिए वो एक एंग्लो भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। ऐसे अपन लोकसभा है और ये विधानसभा है, तो कुल विधानसभा में जो पूरे भारत में SC और ST के लिए जो सीटें हैं वो हैं 614 और 554। यानी जो अपने राज्य हैं वहां पे और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें SC और ST की जो रिजर्व सीटें हैं उनकी कुल संख्या है 614 SC की है और ST की 554 है। ये कुल रिजर्व सीटें हैं राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उनके अंदर ये रिजर्व सीटें हैं। हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था कि जो एंग्लो भारतीय समुदाय है उससे यदि किसी इस समुदाय को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इसको संसद में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है तो वो क्या कर सकता है, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। ऐसे ही राज्यों में भी ये प्रावधान किया गया कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि जो राज्य की विधानसभा है वहां पे एंग्लो भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वहां पे एक व्यक्ति को वो क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ये प्रावधान हमारे संविधान में थे। लेकिन जैसे 104वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया तो इस विधेयक में जो बदलाव किया गया वो किया गया SC ST की सीटें थी ये तो यथावत रखेगी और एंग्लो भारतीय समुदाय से संबंधित जो रिजर्वेशन था ये क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आज एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए जो मनोनीत करने की और आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई है। अब देखते हैं कि जो इनका जो प्रावधान था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस प्रकार था। अनुच्छेद 334 में कहा गया था
कि जैसे जैसे आवश्यकता होगी तो 10 वर्षों के लिए इन सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। ये व्यवस्था किसमें थी? अनुच्छेद 334 में थी। इसमें इसकी प्रक्रिया बताई गई थी। 334 है वो 4 अनुच्छेदों से रिलेट है, 4 अनुच्छेदों से संबंधित है। तो जो एससी और एसटी का जो आरक्षण है, इसका जो अनुच्छेद है ये है 330। 330 में ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा में जो सीटें हैं एससी और एसटी, इसकी जो सीटें निर्धारित की गई है वो अनुच्छेद 330 में की गई है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो अनुच्छेद है लोकसभा में 331। आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति हैं उनके लिए अनुच्छेद 331 में ये बात कही गई थी कि राज्यपाल वो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में उनको पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ तो वो 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है। ऐसे अपन राज्यों की विधानसभा की बात करें तो राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए जो अनुच्छेद है 332। ऐसे ही आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो है अनुच्छेद 333। तो अब जो चेंज किया गया है, जिनमें आरक्षण समाप्त किया गया है, वो 2 अनुच्छेद है 331 और 333। एससी एसटी में लोकसभा के लिए जो अनुच्छेद है वो 330 है और राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के लिए जो अनुच्छेद है एससी और एसटी के लिए वो है 332। ये था अपना 104वां संविधान संशोधन, जिसको 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में पेश किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद में ये 26 जनवरी 1920 को से प्रभावी हो गया। 26 जनवरी 2020 यानी 104वां जो संविधान संशोधन है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया। इसको संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया था उसका क्रम था 126वां संविधान संशोधन। और कौन कौन से अनुच्छेद प्रभावित हुए इससे 330, 331, 332, 333 और 334। 334 में तो प्रावधान किए गए थे, 334 में बदलाव किए गए और 334 में जो बदलाव किए उनसे अनुच्छेद 330 का जो कार्यकाल है वो बढ़कर अब कितना हो गया? 25 जनवरी 2030 तक। यानी सीटें अब आगे भविष्य में कहां तक रिजर्व कर दी गई है? 25 जनवरी 2030 तक ये रिजर्व रहेंगी। और ऐसे राज्यों की विधानसभा के लिए जो एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था वो अनुच्छेद 332 में किया गया था और ये 25 जनवरी 2030 तक रिजर्व रखेगी। और ये आरक्षण है समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 331 में लोकसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो, और विधानसभा में राज्यपाल है मनोनीत करता है 333 के तहत। इन दोनों रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। जो इससे क्वेश्चन पुटअप होंगे वो है, पहला तो ये है कि 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है, रिजर्वेशन से संबंधित है, या अपन बात करें लोकसभा और विधानसभा की सीटों में जो रिजर्वेशन था आंग्ल भारतीय समुदाय का उसको समाप्त कर दिया गया, उससे संबंधित था। दूसरा है कि एससी और एसटी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनका जो आरक्षण था वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कब से बढ़ाया गया? 26 जनवरी 2020 से लेके 25 जनवरी 2030 तक इस आरक्षण को बढ़ा दिया गया। तो ये अपना आरक्षण से संबंधित था। दूसरा इससे क्वेश्चन पुटअप होता है कि एससी और एसटी का जो लोकसभा में आरक्षण है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो उसके लिए अनुच्छेद 330 है। विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो इसके लिए अनुच्छेद 332 है। ऐसे अपन बात करें कि लोकसभा में जो आंग्ल इंडियन समुदाय को जो आरक्षण दिया जाता था उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, या किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है? तो वो है अनुच्छेद 331, जिसके प्रावधान समाप्त कर दिए गए। ऐसी बात है कि इस विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय से नॉमिनेट करता है, तो उस से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 333 है। ये था अपना आरक्षण से संबंधित। अब बात करते हैं अपन आंग्ल इंडियन समुदाय किसको कहेंगे, या आंग्ल भारतीय समुदाय की जो भारतीय संविधान में परिभाषा दी गई है वो किस आधार पे दी गई है, या किस वर्ग को अपन आंग्ल भारतीय समुदाय कहेंगे।
इसका जो सर्वप्रथम परिभाषा दी गई थी आंग्ल भारतीय समुदाय की, वो 1911 की जनगणना में दी गई थी और उसके बाद में संविधान निर्माण के दौरान संविधान में इसका प्रावधान किया गया। तो सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख किया गया है वो है 1911 की जनगणना। आंग्ल भारतीय समुदाय आंग्ल इंडियन कम्युनिटी, आंग्ल भारतीय समुदाय। इसमें इसकी परिभाषा ये दी गई थी, मिश्रित रक्त होना चाहिए, मिक्स्ड ब्लड होना चाहिए। इसमें मिश्रित रक्त का अर्थ है पितृपक्ष है वो ब्रिटेन से संबंधित होना चाहिए, यानी यूरोप महाद्वीप से संबंधित होना चाहिए, अकेला अंग्रेज नहीं होना चाहिए। उसके साथ में पुर्तगाल है, फ्रांस है, वहां से भी व्यक्ति भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। यदि उन्होंने भी यहाँ आकर भारतीय स्त्री या भारतीय नारी के साथ शादी कर ली तो यहाँ से जिन से जो संतान उत्पन्न हुई उसको किस रूप में जाना गया, आंग्ल भारतीय समुदाय के रूप में जाना गया। तो सर्वप्रथम तो जो मुख्य बिंदु आता है वो आता है मिश्रित रक्त। और मिश्रित रक्त के अंदर जो शर्त है वो है पितृपक्ष यूरोप और मातृपक्ष भारतीय, यानी जो पितृपक्ष यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि एक अंग्रेज या ब्रिटेन देश से संबंधित होना चाहिए। उसमें पुर्तगाल है, फ्रांसीसी है, डच है, सभी आए थे। तो उन सभी को यूरोप महाद्वीप से जो व्यक्ति बिलोंग करता था उसने यहाँ भारतीय नारी के साथ संबंध स्थापित करके और संतान उत्पत्ति की, और उससे जो उत्पन्न संतान है उसको क्या माना गया, एंग्लो इंडियन माना गया। ये तो थी 1911 की जनगणना में प्रावधान थे। फिर जब भारतीय संविधान बना और भारतीय संविधान में इसके लिए जो प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 366 में, उसमें दो परिभाषा तो ये सिमुलर रखी गई थी, मिक्स रक्त होना चाहिए और पितृपक्ष यूरोपीय होना चाहिए और मातृपक्ष भारतीय होना चाहिए। इसमें एक और की गई थी कि इनके पिता दादा परदादा अस्थायी निवासी नहीं रहे हो। नहीं रहे हो। अस्थायी निवासी का अर्थ हुआ यहाँ नहीं वो स्थायी निवासी करने वाले होंगे या स्थायी निवास करने वाले व्यक्ति होंगे, उन्हीं को ही क्या माना जाएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय में माना जाएगा। तो यही था, मिश्रित रक्त होना चाहिए, पितृपक्ष है यूरोप से संबंधित होना चाहिए और मातृपक्ष है वो भारतीय होना चाहिए। साथ में उनके पिता दादा परदादा है वो भारत के अस्थायी निवासी नहीं होने चाहिए, अर्थात भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए। इनको क्या कहा गया, आंग्ल भारतीय समुदाय कहा गया। और इसका जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, उसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके लिए कौन सा विधेयक लाया गया था, 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।